महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के उन चंद महानायकों में से एक है जिस राजपूतों का इतिहास हो सकता था अगर वो कुछ घटनाएं अगर कुछ और हुई होती। तो स्वयं बाबर कहता है कि इस समय हिंदुस्तान में दो बड़े हिंदू शासक हैं, जिसमें से उत्तर भारत में स्वयं महाराणा संग्राम सिंह और दक्षिण भारत में वो कृष्णदेव राय में बात करते हैं। आज जिस महानायक की हम बात करने जा रहे हैं, उनके नाम को लेकर के इस समय प्रदेश में और देश में सियासी बवाल है वो मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया था और उस स्टेटमेंट के बाद में राजस्थान सहित पूरे देश में सियासी भूचाल है वो आ रखा है। आज हम बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने जो बयान दिया, उसके बाद जो माहौल पूरे देश में है वो आप सभी को पता है। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा जो थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे पौराणिक मेवाड़ के वीर शूरवीर योद्धा थे, आखिर उनका इतिहास क्या है और क्यों उनको गद्दार जो हमारे सांसद है उनकी ओर से कहा गया, क्यों कहा गया, क्या पूरा इतिहास है, इस पूरे इतिहास पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, तो इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अपने मनीष श्रीमाली, जिनसे हम ये पूरी बात है उस पर बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरी कथा, क्या है उनकी पूरी कथा। सबसे पहले डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। चलिए डॉक्टर मनीष, एक इतिहासकार हैं, तो शुरुआत हम महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा संगा के नाम से जानते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपके शब्दों से जानना चाहूंगा कि आखिर वो कौन थे और आज उनका वर्चस्व जो है, उनकी प्रेरणा जो लोग उनको मानते हैं, वो क्यों थी। पहले तो धन्यवाद सर। एग्जैक्टली अगर हम महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के उन चंद महानायकों में से एक है जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक स्वर्णिम ट्रस्ट प्रदान किए। वो कुछ पल, वो कुछ क्षण प्रदान किए जिसकी वजह से हम इतिहास पर गर्व कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी मान्यताओं परंपराओं को, मतलब सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्वयं बाबर का अगर हम आत्मकथा को देखें तो स्वयं बाबर कहता है कि इस समय हिंदुस्तान में दो बड़े हिंदू शासक हैं, जिसमें से उत्तर भारत में स्वयं महाराणा संग्राम सिंह और दक्षिण भारत में वो कृष्णदेव राय में बात करते हैं। इस समय अगर हम देखें तो यह वह नाजुक दौर था जब अगर इतिहास बदल सकता था, यानी जो मुगलों का एक इतिहास यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसके स्थान पर दिल्ली में राजपूतों का इतिहास हो सकता था अगर वो कुछ घटनाएं अगर कुछ और हुई होती। तो महाराणा सांगा का वह स्थान है जिन्होंने संपूर्ण राजपूताना को, संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया था और उनके अधीन, मतलब बड़े बड़े शासक उस समय उनके अधीन थे। और मेवाड़ रियासत की तो अगर हम सीमाएं कहें तो उस समय आगरा तक पहुंच गई। मनीष जी, हम बात करें, क्योंकि अब मैंने कुछ इंटरव्यू जो हम बात कर रहे हैं उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहले हम उस पार्ट्स के बारे में शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मेरा पार्ट होगा कि महाराणा जो सांगा थे उनकी योद्धा, प्रशासक और कूटनीतिज्ञ। पहले ग्रुप में या पहले पायदान पर हम इस पर बात करेंगे। तो सवाल मेरे हैं इसमें कि राणा सांगा जो एक महान योद्धा के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन उनके शासन के राजनीतिक पहलू पर चर्चा है वो थोड़ी कम होती है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वे एक रणनीतिक शासक के रूप में किस तरह से थे, कैसे थे वो? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब महाराणा सांगा के साम्राज्य के या उनके कार्यों के महत्व को जानना है तो हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना। हम देखें तो मेवाड़ जो रियासत या मेवाड़ का जो राज्य रहा है, वह अगर हम 7वीं सदी से बप्पा रावल से देखें तो बप्पा रावल का भी इतिहास बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा। अगर हम बिल्कुल कहें तो रावलपिंडी तक उनके इतिहास जाता है, वह मध्य एशिया तक उनका इतिहास चला जाता है। तो उस परंपरा से महाराणा संग्राम सिंह आते हैं। महाराणा संग्राम सिंह का जो इतिहास प्रारंभ होता है तो एक छोटे से रियासत के रूप में मेवाड़ का प्रारंभ होता है, उद्भव होता है, और मेवाड़ का चरम उत्कर्ष जो हमें दिखाई पड़ता है वो महाराणा संग्राम सिंह के समय दिखाई पड़ता है। यानी कि मेवाड़ रियासत इस समय राजपूताना में, न केवल राजपूताना में अपितु भारत में दिल्ली सल्तनत का विकल्प साबित हो सकती थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद में अगर हम कहें तो दिल्ली पर
संग्राम सिंह स्थापित हो सकते थे, इतिहास कुछ और हो सकता था। उनका अगर हम योद्धा के रूप में देखें, स्मरण करें तो कर्नल टॉड ने या कई इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है। जी सबसे महत्वपूर्ण कि करीब उन्होंने 22 युद्ध लड़े। अगर खानवा को छोड़ दें तो किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए, वह अजय थे। उनका जीवन युद्ध भूमि में ही बीता और शायद उनका जो शरीर था वो इस बात का गवाह था कि वह एक बेहतरीन और उम्दा योद्धा थे और वह युद्ध रणनीति और कौशल के रूप में सदैव स्मरण की। मनीष जी, हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में जो राणा सांगा है उनको उदार शासक के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्या उनके शासनकाल में न्याय और प्रशासनिक प्रणाली कुछ अलग थी? बिल्कुल। निश्चय ही उनका राज्य कितना समृद्ध, कितना अच्छा, कितना न्यायप्रिय रहा होगा, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि उनका व्यवहार उनके शत्रुओं के प्रति कैसा रहा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमें दिखाई पड़ता है मालवा के शासक के रूप में। मालवा का शासक उनके समकालीन था मोहम्मद खिलजी सैकन। मोहम्मद खिलजी सैकन को वह न केवल 2 बार युद्धों में पराजित करते हैं, बल्कि उसे कैद करके चित्तौड़ में ले आते हैं। जब वह चित्तौड़ में कैद था, वह बंदी बनाए हुए था, तब भी उन्होंने उसे पूरा सम्मान प्रदान किया और बाद में बकायदा उसे माफ किया और उसे उसके राज्य को लौटा दिया। यह बहुत बड़ी उदारता थी। अगर हम बेहद फारसी सोर्सों के आधार पर ही बात करें कि फारसी सोर्स क्या कहते, तो फारसी सोर्स में उनके लिए यह बेहद अजीब था। उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि शत्रु को भी कोई माफ कर सकता है। बाद में अकबर के समय लिखा हो, भले वह अबुल फजल हो या फिर उनके समय लिखने वाला तबकाते नासिरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद हो, वह लिखता है वह इतना उदार शासक था जिसने अपने शत्रुओं को माफ कर दिया, पर वह उसकी रणनीति पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाद में स्वयं कर्नल टोड जैसे इतिहासकार लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ऐसा आसान नहीं था कि शत्रुओं को माफ कर दे। मतलब ऐसा न्यायप्रिय शासक जिसे हम प्राचीन भारत की युद्ध परंपरा में तो धर्म राज्य के में इसे संकल्पना दी गई है। तो उन्होंने एक उस रणनीति को लागू अपने शत्रु के ऊपर कर दिया, जो निश्चय ही उनका राज्य उसमें बेहद न्यायप्रिय रहा होगा, जिसमें सभी को समानता का। लेकिन मनीष जी, बात करें जिस तरह से हम देखते हैं कि उनका संघर्ष था सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में न्याय और प्रशासन को जो है वो सुचारू रूप से चलाया था और उनके शासन तंत्र की कुछ रोचक बातें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उसको आप थोड़ा शेयर करें, जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनको उनके बारे में थोड़ा और जानकारी मिल सके। महाराणा सांगा का जो जीवन है वह न्यायप्रियता का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो महाराणा सांगा के पास जो राज्य मिला वह भी बहुत आसान नहीं था उनके उस राज्य को प्राप्त करना। और सबसे बेहतरीन पक्ष यह था कि जहां पर हम एक पक्ष देखते हैं कि राजा बनने के लिए बेटा अपने पिता की हत्या कर देता था, उस परंपरा से वो बिल्कुल अलग थे। जब भाइयों के बीच संघर्ष हो रहा था राज्य को प्राप्त करने के लिए, उनके जो बीच संघर्ष होता है उस संघर्ष में उनकी आंख भी चली जाती है। तो महाराणा सांगा वह व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए न तो अपने भाइयों को मारने का प्रयास किया, बल्कि एक गुमनाम जीवन जीने के लिए वह अजमेर चले गए और करमचंद पवार जो थे उन्होंने उनके यहाँ पर शरण ली, बाकायदा शरण ली। उन्होंने यह कतई जाहिर नहीं होने दिया कि वह मेवाड़ महाराणा के बेटे हैं और भावी सम्राट हैं। तो ऐसा उनका जीवन है। तो कहीं ना कहीं हमें फर्टिलिटी दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाई पड़ रहा है, धैर्य दिखाई पड़ रहा है। तो एक राजा के लिए बहुत अहम पहलू है और यही वजह लगती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें लोगों को सीखनी चाहिए। आज के समय पे ये चीज लोगों को सीखनी चाहिए चीजें। ठीक है। बिल्कुल महाराणा सांगा थे, उनकी छवि थी वो एक योद्धा के रूप में थी, लेकिन जिस तरह आपको शुरू में मैंने बात की कि उनकी कूटनीति पर चर्चा है वो कम होती है। क्या उनकी राजनयिक नीतियां उतनी ही प्रभावी थी जितनी उनकी सैन्य रणनीति थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इतिहासकार महाराणा सांगा को एक अच्छा सेनापति तो मान लेते हैं, कहते हैं कि उन्होंने इतने युद्ध जीते, तो निश्चय ही वो सेनापति अच्छे थे। पर वो कहते हैं कि वो एक अच्छे कूटनीतिज्ञ नहीं रहे होंगे, तभी उन्होंने खानवा का युद्ध हार लिया। या फिर जो प्रसंग अभी चल रहा है उस प्रसंग के संदर्भ में भी उन पर कई क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। पर वास्तव में शायद हमने इतिहास को बहुत अच्छे से देखा नहीं, हम सतही तौर पर उसका विश्लेषण कर लेते हैं।
उसकी वजह से यह समस्या थी। अगर हम देखें उनकी कूटनीति को देखें, तो कूटनीति का एक पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, वो कितने अच्छे कूटनीतिज्ञ थे कि जब खानवा का युद्ध हो रहा था, खानवा के युद्ध के पहले की ऐसी बन चुकी थी कि बाबर को लग रहा था कि उसके लिए जीतना कतई आसान नहीं होगा। जी, उसका जो ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, वह तो घोषणा कर चुका था कि यह युद्ध बाबर के पक्ष में नहीं होगा। और यही वजह थी कि बाबर इतना डर जाता है कि वह यहाँ पर कहता है कि वह स्वयं गाजी की उपाधि धारण कर लेता है, इसे जिहाद की घोषणा कर देता है, यानी कि धर्म युद्ध बना देता है, शराब की सारी जो वहां पर है उसे छुड़वा देता है। तो ये तो सारी चीजें डर था महाराणा सांगा का था। अब महाराणा सांगा को हराने के लिए वह धर्म युद्ध की जो नीति को अपना रहा था, उसके तहत वह अलवर के हसन खां मेवाती को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है। धार्मिक ओर पर तो मिलाने का प्रयास करता ही है, दूसरा उसके बेटे को अपने बंदी बना लेता है और शर्त रखता है कि मैं तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ूंगा जब तुम महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ोगे। वह दबाव बनाता है और निश्चय ही अगर हम देखें तो स्वाभाविक था, अपने बेटे को बचाने के लिए व्यक्ति किसी ओर जाएगा तो बाबर की ओर लड़ना स्वाभाविक लग रहा था। पर यह सांगा की कूटनीति का असर था कि बेटे को बाबर के पास होने के बावजूद भी हसन खां मेवाती किसकी ओर आता है, वह राणा सांगा की तरफ से लड़ता है। यह उस दौर की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी महाराणा सांगा की। और दूसरा एग्जाम्पल आपको ये देता हूं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों के हारने की वजह रही कि भारत हमेशा टुकड़ों में बटा था, कभी एक नहीं हो पाए। आप देखेंगे कि शायद अंतिम अवसर था जब महाराणा सांगा के नेतृत्व में, भले ही वो जयपुर हो, जोधपुर हो, वह ईडर हो, भले ही वह चंदेरी हो, भले ही वह मोहम्मद लोदी हो, इब्राहिम लोदी का भाई हो, या हसन खां मेवाती हो, सभी बाबर के खिलाफ एकजुट हो चुके थे। शायद मैं कहूंगा यह अंतिम अवसर था, तब मेवाड़ एक होकर के लड़ रहा था। यह कूटनीतिक विजय थी, यह कूटनीति ही थी जिसने सभी को एक झंडे पर लाकर खड़ा कर दिया। 3600 कौम कहूंगा जो महाराणा सांगा के साथ इस युद्ध में उनके साथ थी। जी। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उनकी कूटनीति और सैन्य रणनीति थी, उसमें भी उसमें माहिर थे वो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए थोड़ा दूसरा है और उनकी युद्ध की और सैन्य रणनीति है, उस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि कई इतिहासकार बताते हैं कि विजय मिलने के बाद भी वो शत्रुओं का जो तंबू थे, उसको उखाड़ कर ले जाते थे। क्या था इसके पीछे, कोई विशेष कारण था कोई? बिल्कुल। जनरली हम देखते हैं तो मध्यकालीन युद्ध नीति का एक सामान्य से ये कुछ कहेंगे कि कुछ सिंबॉलिक थे जो अपनी विजय के प्रतीक के रूप में रखे जाते जी, थे। तो महाराज सांगा की यह विशेषता कह सकते हैं कि वह जब भी युद्ध होता था, संघर्ष होता था, तो अपनी विजय के प्रतीक के चिन्ह के रूप में वह इन तंबुओं को अपने पास ले आते थे, ताकि दो कारण हो सकते हैं मुझे लगता है। एक तो विजय के प्रतीक तो हुए ही, साथ ही भावी पीढ़ियों को वह प्रेरणा दे सके कि यहाँ पर उनका जो पूर्वज हैं उन्होंने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, संघर्ष किया और उसकी धरोहर के रूप में यह सुरक्षित। बाबर के खिलाफ उनकी खानवा के जो युद्ध के अक्सर उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है, उसको माना जाता है। लेकिन क्या यह लड़ाई सही या उसके जीवन में कोई और भी ऐसी लड़ाई थी जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? निश्चय ही खानवा की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराने की वजह से वह भारत का सम्राट नहीं बनता है। वह भारत का वास्तविक सम्राट तब माना जाता है जब वह खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित करता है। जी, अब जब बात युद्ध की रणनीति की आती है तो बहुत से इतिहासकार, फिर मैं कहूंगा कि वो महाराणा सांगा को करके कि इवोल्यूट करते समय कहीं ना कहीं उसने बाबर की सैन्य रणनीति को ज्यादा वो बताते हैं। पर यहाँ पर महाराणा सांगा बहुत एग्रेसिव और बहुत तुरंत डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं और बयाना में बाबर को पराजित करते हैं, बाबर की सेनाओं को पराजित करते हैं और बेहद निकट पहुंच जाते हैं। तो ये महाराणा सांगा की अच्छी कूटनीति रही। पर खानवा का जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय युद्ध में पूर्ण रूप से विजय नहीं हुई। इस युद्ध के बीच में महाराणा सांगा चूंकि हाथी पर सवार थे और वहां का, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल सेना ने आर्चरी यानी कि उसकी जो धनुर्धर थे वो बड़े निपुण थे, तो वह दूर से ही महाराणा सांगा को निशाना बना। और यहाँ पर एक दुर्भाग्य था
कि हमारा सेनापति घायल हो जाता है तो सेना में खलबली मच जाती है, बिल्कुल। क्योंकि डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था। तो इस वजह से युद्ध में पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि खानवा की पराजय से होने के बावजूद भी बाबर चित्तौड़ नहीं जा रहा है। बाबर चित्तौड़ पर विजय नहीं कर रहा है, बाबर चित्तौड़ को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन कहीं न कहीं यह था कि इस समय सांगा पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुए थे, नहीं हुए। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो एक सिंपल सा कारण देता है कि चित्तौड़ में गर्मी अधिक है, पानी कम है, इसलिए मैं उसे विजय करना नहीं सही। चाहता। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा रीजन नहीं लगता है। ठीक है। ये बताया जाता है कि राणा संगा ने अपने शरीर पर लगभग उनके शरीर पे 80 से अधिक घाव झेले, एक आँख और एक हाथ गँवाया, फिर भी वो युद्ध है वो लड़ते रहे। उनके इस अद्वितीय जज़्बे की प्रेरणा जो थी वो क्या थी आपके अनुसार? उनके महाराज सांगा के जो परंपरा जो हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं जो मेवाड़ के इतिहास में जो बड़े राजा हुए हैं, पहली राज बप्पा रावल से ही प्रारंभ हो रही है। बप्पा रावल, फिर महाराज कुंभा, कुंभा को भी कुछ इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो कहीं न कहीं वो उस परंपरा से आ रहे थे, वहाँ से प्रेरणा ले रहे थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है पृथ्वीराज भी कहीं न कहीं एक प्रेरणा रही होगी, क्योंकि वह भी दिल्ली पर काबिज होने वाले शासकों में से एक थे। तो निश्चय ही पृथ्वीराज भी कहीं प्रेरणा के, भले ही चेतन अवचेतन में रहे हों, पर पृथ्वीराज भी उनमें से एक रहे हों। खैर जिस तरह आपने बताया कि जो भी राणा सांगा की हार थी वो हार नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या ये माना जा सकता है कि उनकी जो हार के कारण थे वो बाबर की तोपें थी या इसमें कोई और अन्य राजनीतिक या फिर सामरिक गलतियाँ भी कही जा सकती है या फिर कुछ थी? निश्चय ही युद्ध में नवाचार, आप देखेंगे कि वॉर स्ट्रेटेजी जो है वो समय-समय पर बदलती जी, है और वह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी विक्ट्री। आप आज भी देखते हैं, हमेशा आर-एन-डी पर खर्च करती है सरकारें, तो उनका उद्देश्य क्या है? हम युद्ध में नई तकनीक, नए तरीके से संघर्ष करें ताकि हम दुश्मन से एडवांस रहें। यह नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं या संदेह नहीं कि बाबर इस मामले में वह आगे था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी तोपें थी। अगर हम उसकी आत्मकथा को देखें, तो हम वहां पर देखते हैं कि वह किस प्रकार से इस युद्ध के लिए अपने तोपची से एक बहुत बड़ी तोप बनवाता है ताकि इस युद्ध में वह फायदा ले सके। दूसरा, बाबर को फायदा इस बात का मिला कि बाबर भले ही भारत एक सहयोग या दुर्घटना कह सकते हैं उसका आगमन था, वह जी, चाहता था मध्य एशिया को जीतना था। वहां पर वो कई संघर्ष करता है, विशेषकर सेबानी खां उज्बेक थे, सरायपोल की लड़ाई लड़ता है, उस युद्ध में भले ही पराजित होता है, पर वहां से वह एक युद्ध की नई तकनीक को लेकर आता है जो भारत में फिलहाल प्रचलन में नहीं थी। यही वजह थी कि राजपूत जो युद्ध लड़ रहे थे वो पुरातन पद्धति से लड़ रहे थे, उन वह नई पद्धति से कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं था, तोपों का इतना इफेक्ट से वो परिचित नहीं थे, इस वजह से भी युद्ध में उन्हें बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। यानी निश्चय अगर ही उस यह समय युद्ध बिल्कुल उस समय अगर युद्ध की रणनीति बदली जाती तो शायद वो जीत सकते थे वहाँ पर उसमें। बिल्कुल, युद्ध तकनीक बदली जाती, पर यह सब अचानक हो रहा था। बाबर बहुत पहले या बाबर की तकनीक से पहले परिचित नहीं थे। हम पुरातन पद्धति से अपना रहे थे, मतलब पुरातन पद्धति तो क्या कहेंगे हम, उस समय भारत में वही प्रचलन में था। प्रचलन सभी लोग उसी पद्धति से लड़ रहे थे। यह बाबर पहली बार आता है इतने बड़े लेवल पर और एकदम नई पद्धति लेकर आता है, जिससे कहीं न कहीं उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। चलिए मनीष जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय वो निकाला, तमाम जानकारी है इतिहास की वो आपने हमें दी, तो तमाम दर्शक जो इसे देख रहे हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर राणा सांगा थे, कितने वो बहादुर थे और उनके बारे में तमाम जानकारी है, वो इतिहासकार डॉक्टर मनीष श्रीमाली ने तमाम जानकारी है आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।